साथियों नमस्कार। साथियों 8वें वेतन आयोग पर क्या आर्थिक संकट के बादल छा गए हैं। 2 दिन पहले माननीय प्रधानमंत्री ने हैदराबाद से पूरे देश भर के लिए एक अपील करी थी कि 1 साल तक सोना ना खरीदें, पेट्रोल डीजल की बचत करें, पोलिंग सिस्टम का इस्तेमाल करें, वर्क फ्रॉम होम करें, विदेशी यात्राओं को टाला जाए। ये तो आप लोगों को याद होगा। और कल सुबह जब आप लोगों ने आंखें खोली होंगी, उससे पहले ही पेट्रोल डीजल के 3 रुपये बढ़ चुके थे। साथियों ये नहीं पता कि माननीय प्रधानमंत्री ने ये जब अपील करी तो पर्दे पीछे चल क्या रहा है, जिसको पूरा देश भी पूछ रहा है कि भारत की आर्थिक स्थिति क्या है। भारत के पास विदेशी मुद्रा भंडार कितना है। और जब यह अपील की गई तो क्या कोई सर्वदलीय बैठक बुलाई गई, जिसके लिए विपक्ष भी बार बार कह रहा है। और साथियों जब 5 राज्य के चुनाव थे, जब जो हमारे आसपास के जो देश हैं वो आर्थिक संकट को देखते हुए उन्होंने उचित फैसले लिए, पर हमने इतनी देरी क्यों करी। और चुनाव होते ही इस तरह की अपील अपने आप में बहुत सारे सवाल खड़े कर रही। साथियों आज जो खबर आई है कि थोक महंगाई ने फेरा सरकार की योजनाओं पर पानी, पेट्रोल डीजल की कीमतों में और ज्यादा बढ़ोतरी की उम्मीद कर रहा था बाजार। अगर आप सोच रहे हैं कि पेट्रोल डीजल की कीमतें 3 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी से तेल संकट खत्म हो गया, तो ऐसा नहीं है। हकीकत यह है कि कीमतों में ताजा बढ़ोतरी ऊंट के मुंह में जीरे जैसी है। 4 साल के लंबे अंतराल के बाद हुई यह वृद्धि उस बड़े तूफान की आहट है जो आपकी जेब को और बुरी तरह झुलसाने वाला है। दरअसल बाजार इससे ज्यादा बढ़ोतरी की उम्मीद कर रहा था, लेकिन सरकार ने कीमतों में उम्मीद से कम बढ़ोतरी की, जिसकी सबसे बड़ी वजह थी बृहस्पतिवार को आए थोक महंगाई के आंकड़े। थोक महंगाई बढ़कर 42 महीने के उच्च स्तर 8.3% पर पहुंच गई है। इसका मतलब है खुदरा महंगाई जल्द 5.25% के स्तर पर पहुंच जाएगी। इतनी ऊंची महंगाई देखकर सरकार ने 20-25 रुपये की बढ़ोतरी को घटाकर 3 रुपये प्रति लीटर रहने दिया, क्योंकि अचानक महंगाई के विस्फोट को संभालना सरकार के लिए हर मोर्चे पर मुश्किलें खड़ी कर सकता है। उधर कीमतों में वृद्धि के बावजूद तेल विपणन कंपनियों के शेयर 4% से ज्यादा टूट गए। साथियों साफ हो गई ये बात कि जो बढ़ोतरी होनी थी वो 20-22 रुपये से ज्यादा होनी थी, पर सरकार ने 3 रुपये की बढ़ोतरी की। क्यों? क्योंकि पहले ही रिपोर्ट आ गई कि थोक महंगाई बढ़कर 42 महीने के उस स्तर 8.3% पर पहुंच गई है। इसका मतलब खुदरा महंगाई जल्द 5.25% के स्तर पर पहुंचने वाली है। साथियों आप तो सोच रहे होंगे कि डीए बढ़ जाएगा, अब की बार 2 मिला है तो अब की बार 5 मिल जाएगा। चलो 5 मिल जाएगा, आपकी अच्छी बात है, पर जेब से कितने गुना पैसा निकलेगा। क्योंकि आप अगर डीए के ऊपर मुंह धो के बैठे हुए हो तो डीए के जो आंकड़े आते हैं, जिस सिस्टम के अनुसार नापे जाते हैं, वो सिस्टम बहुत पुराना हो चुका है। वो सिस्टम सरकारी मूल्यों को तय करता है। सरकारी मूल्य के ऊपर गेहूं क्या भाव है, चावल क्या भाव है, हल्दी क्या भाव है, सब्जियां क्या भाव है, कपड़ा क्या भाव है। पर बाजार में जब आप लेने जाते हो तो उससे कहीं ज्यादा होती है। तो डीए नापने का जो सिस्टम है वो सरकारी मूल्यों को देखता है, ना कि बाजार मूल्यों को। तो उससे कोई राहत नहीं मिलेगी, आपकी जेब से ज्यादा पैसा जाएगा। दूसरी बात आपने देख लिया होगा
रुपये की गिरावट कि कहां से टूटना शुरू हुआ था और कहां पहुंच गया। रुपया पहली बार 96 के नीचे पहुंचा, मतलब कल आरबीआई ने हस्तक्षेप किया और रुपया टूटने से बचाया थोड़ा सा। अपने पिछले बंद भावों से 50 पैसे टूटकर पहली बार 96 के स्तर से नीचे आ गया। 96 मतलब आरबीआई ने हस्तक्षेप किया और 17 पैसे टूटने से बचाया। जो 96 चला गया था वो बंद हुआ 95.81 के आसपास। चांदी की कीमत 21,600 रुपये घटी। अब माननीय प्रधानमंत्री ने कहा था 2 दिन पहले कि 1 साल तक सोना ना खरीदें। अब यही पैनिक हो गया। सोने को खरीदने 20% की बढ़ोतरी होगी। अब ये जो सोने की कीमत, चांदी की कीमत टूटी है तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार के कारण टूटी है। अगर डॉलर टूटता है और अमेरिका ईरान की कोई अच्छी खबर आती है तो सोना चांदी फिर रिकॉर्ड पूछ जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर टैक्स लगा चुकी है सरकार। आपने देखा होगा अब सोने चांदी में निवेश करने वालों के अच्छे दिन खत्म हो गए हैं। तेल, सोना और चांदी ने बिगाड़ा व्यापार संतुलन। निर्यात 4 साल के शीर्ष पर। महंगे क्रूड ने बढ़ाई मुश्किलें। आयात अप्रैल में बढ़कर 6 माह के उस स्तर पर। अब मेन चीज यह है साथियों, जब देश पे आर्थिक संकट आ गया है और युद्ध स्तर पे तैयारियां की जा रही हैं, 148 करोड़ लोगों से अपील की जा रही है कि आप ये मत करना, आप ये मत करना, आप ये मत खाना, आप वो मत खाना, आप खाने का तेल मत खाना, आप विदेश में मत घूमना। तो सरकार ने इस आर्थिक संकट की आहट चुनाव से पहले नहीं सुनी थी, क्योंकि वो चुनाव में मदगोश थी, आनंद ले रही थी। जैसे ही चुनाव खत्म हुआ उसके कान तक आहट आई और जनता को भगवान भरोसे भी छोड़ दिया कि तुम अपनी जिम्मेदारी निभाओ, देशभक्ति के नाम पे निभाओ, इसके नाम से निभाओ। साथियों, कोरोना महामारी में भी इतनी आर्थिक संकट नहीं था, तो उस समय भी 18 महीने का डीए सीज कर दिया गया था। तो आज क्या है? अब आप देख रहे होंगे, क्योंकि देशभक्ति का चूर्ण बड़े कमाल की चीज है। टीवी खोल रहे होंगे, वहां आर्थिक सलाहकार बैठे हुए हैं, देश की आर्थिक के बारे में जानते हैं। एक आर्थिक सलाहकार वो है जो निष्पक्ष है, जो 140 करोड़ लोग और इस देश के बारे में गहन चिंता कर रहे हैं। एक वो आर्थिक सलाहकार है जो पार्टी विशेष की चापलूसी कर रहा है और फलाने देशों का आंकड़ा रख रहा है कि वहां ये बढ़ गया, वहां ये बढ़ गया, वहां ये बढ़ गया और हमारे तो 3 रुपये बढ़े हैं। साथियों, ये नहीं बताते कि उनकी जीडीपी कितनी है, प्रति व्यक्ति आय कितनी है, उनके नौकरी पेशा पेंशनर की सैलरी और पेंशन कितनी है, तो उनको कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अगर पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ाई जा रही तो सैलरी, पेंशन, फसलें, हर चीज की बढ़ोतरी भी हो रही है, तो उनकी जेब में पैसा आ भी रहा है, जा रहा है। पर यहां पे ऐसा नहीं है। यहां 10 साल में एक बार सैलरी पेंशन बढ़ाई जाती है। 10 साल के बीच में चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितना भी बड़ा आर्थिक बम फट जाए, कोई शोध लेने वाला नहीं। अब सरकार ने तो पल्ला झाड़ दिया, भाई जो आप दे मैं सब दो। साथियों,
अब जो दिख रहा है कि गोदी मीडिया का जो चक्कर है, दो धारी तलवार, वो किसी भी गिरती हुई चीज को आप लोगों के दिमाग में महान दिखा सकती है। मतलब कोई भी चीज है जो एक अलग तरीके से है, देश में चाहे आर्थिक संकट के बादल हों या दूसरी चीजें हों, पर मीडिया उसको महान दिखाने लग जाती है, सच से कोसों दूर। गोदी मीडिया का बड़ा कमाल है, कुछ भी हो जाओ देश में, अगर किसान रोड पे आ जाते हैं तो बोलते हैं पाकिस्तान के तार जुड़े हुए हैं, ISI का संपर्क है। मजदूर रोड पे आ जाए सैलरी बढ़वाने के लिए, इसमें भी पाकिस्तान के तार है। कुछ भी हो जाओ देश में और जोड़ तोड़ के कर देते हैं। साथियों, आज ऐसा है कि सच बोलना गुनाह है, सरकार से सवाल पूछना गुनाह है। सवाल पूछना मतलब आप अपने लिए जेल के दरवाजे खोल रहे हो, अपनी पीठ पे पाकिस्तानी होने का स्टैम्प मरवा रहे हो। अगर आपने सच बोला, सरकार से सवाल पूछा, तो सरकार की सारी एजेंसी आप लोगों के पीछे पड़ जाएगी। पर अगर कोई सवाल नहीं पूछेगा तो जो हमारा लोकतंत्र ने हमारे को ताकत दे रखी है, और उस लोकतंत्र के लिए लाखों नौजवान देशभक्तों ने अपना बलिदान दे रखा है, तो सवाल पूछना तो लाजमी है। तो साथियों, जो मीडिया में चल रहा है, अब 8वें वेतन आयोग में 69,000 रुपये बढ़ जाएगी, 8वें वेतन आयोग में बल्ले बल्ले हो जाएगी, ये खबरें हर मिनट आप लोगों तक पहुंच रही है, अखबारों के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए, हर एक चीज। साथियों, 1,20,00,000 कर्मचारी डी ग्रुप से ए ग्रुप तक, जिनकी सैलरी और पेंशन 18,000 रुपये से लगा के लाखों में है। अगर 1,20,00,000 कर्मचारी पेंशनरों की सैलरी और पेंशन अगर हम 18,000 रुपये भी मान लें, क्योंकि 18,000 रुपये से किसी की कम नहीं है, उससे ज्यादा ही है, अगर 18,000 रुपये भी मान लें, और जो आज मीडिया कह रही है कि 3.833 का फिटमेंट फैक्टर मिलने से 18,000 रुपये की सैलरी या पेंशन 69,000 रुपये प्रति महीना हो जाएगी, तो देश की अर्थव्यवस्था पे क्या फर्क पड़ेगा? इसका कितना पैसा हो जाएगा? ये 1.2 करोड़ लोग गुणा 69,000 रुपया, लगभग 82,800 करोड़ रुपया प्रति महीना जाएगा सरकार की तिजोरी से कर्मचारियों और पेंशनरों के पास, और साल भर में जाएगा लगभग 9.9 लाख करोड़। 9.9 लाख करोड़, ये इतना पैसा है कि यह रकम कई राज्यों के पूरे सालाना बजट से भी ज्यादा है। मतलब इतनी रकम है ये कि इससे भी कम कई राज्य सरकारों का सालाना बजट है जो पूरे राज्य को चलाते हैं। तो साथियों, नमस्कार। आने वाला समय बताएगा कि 8वां वेतन आयोग पर से काले बादल छटेंगे या लंबा समय लगेगा। चिंता कर्मचारी और पेंशनरों को है, क्योंकि महंगाई बढ़ने वाली है भाई। पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ेंगे तो सारी चीजें ही बढ़ने लग जाएंगी, क्योंकि यही तो सप्लाई की चेन है। इन्हीं पेट्रोल डीजल की एनर्जी से तो कंपनियां चल रही हैं, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना भी इन्हीं है। साग सब्जी हर चीज